सनराइज करियर एकेडमी में सभी छात्रों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों को बताएं और खूब चैनल को शेयर करें ताकि आपके साथ साथ आपके दोस्त भी इस चीज़ का फ़ायदा उठाएं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सिंधु घाटी सभ्यता। और सिंधु घाटी सभ्यता को हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे और सिंधु घाटी सभ्यता के कई पार्ट आएंगे। वो इसलिए क्योंकि आप कोई भी एग्ज़ाम दीजिए उसमें सिंधु घाटी सभ्यता का एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन तो एग्ज़ाम में रहेगा ही रहेगा। इसीलिए सिंधु घाटी सभ्यता को हमें पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो देखो ये क्या है सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है, ये क्या है यहाँ पे सिंधु घाटी सभ्यता। अब सिंधु घाटी सभ्यता सबसे पहले जैसे आपको इसमें कुछ दिख रहा होगा, यहाँ पे मूर्ति दिख रही होगी, मातृशक्ति नृत्य का मूर्ति होगी, यहाँ पे दाढ़ी वाले बाबा की मूर्ति है, यहाँ पे आपको कुछ उत्खनन वाली साइट्स दिख रही होंगी और यहाँ पे चूल्हा दिख रहा होगा और यहाँ पे कुछ ईंटों की बने दिख रही होगी। ये सब हम आपके इस लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। लेकिन उस सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता, ठीक है, सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता को देखेंगे कि आखिरकार सिंधु घाटी सभ्यता ये जो नाम है ये आखिरकार आया कैसे। ठीक है, देखिए सबसे पहले आपको बता दें एक कंसेप्ट है जो आपको याद रखना है। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता का जो समय प्रमाणित समय जो बताया जाता है सिंधु घाटी सभ्यता का, वो प्रमाणित समय है 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व, ये प्रमाणित समय है। सबसे पहले आप देखिए कि मैं बार बार सिंधु घाटी सभ्यता बोल रहा हूँ, बार बार सिंधु घाटी सभ्यता बोल रहा हूँ, तो आखिरकार सिंधु घाटी सभ्यता, ये लाइट्स थोड़ा चलो एक मिनट मैं कर दे रहा हूँ। जो हम ये बार बार बोल रहे हैं सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, आखिरकार है क्या। देखिए सिंधु घाटी सभ्यता, सभ्यता का मतलब एक ऐसा माहौल था आज से लगभग 5000 साल पहले, आज से लगभग 5000 साल पहले एक ऐसा माहौल था जिस माहौल में पुरुष, नारी और तमाम जानवर अपना जीवन यापन करते थे। जो हम सिंधु घाटी सभ्यता बोल रहे हैं, सिंधु कैसे नाम आया यही बताएंगे। लेकिन आज हम जिस माहौल की बात करने जा रहे हैं वो लगभग आज से 5000 साल पहले जैसे लोग जीवन यापन किया करते थे उसके बारे में बताया गया है। तो सबसे पहले देखिए सिंधु घाटी सभ्यता का समय क्या है, 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व, 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। तो सबसे पहले हम समझेंगे, सबसे पहले इसके हम समय को समझेंगे कि आखिरकार ये हमें क्या समय बताने की कोशिश की जा रही है, हमें किस प्रकार के समय की। देखो यहाँ पे बोल रहा है कि 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व, तो ये आखिरकार ईसा पूर्व है क्या, आखिरकार ईसा पूर्व है क्या, हम इसमें नज़र डालेंगे। देखिए आज हमारा कौन सा समय चल रहा है 2022, आज हमारा समय चल रहा है 2022। इससे पहले कौन सा वर्ष चल रहा था 2021, इससे पहले क्या चल रहा था 2020, उससे पहले 2019। तो अगर हम ऐसे आज से एक एक वर्ष पूरे पीछे जाते जाएंगे, एक वर्ष घटाते जाएंगे, तो अंत में एक ऐसा भी समय आएगा कि 2019, 18, 1900, 1800, 1600, 1100, 1200, 800, 900, एक समय ऐसा आएगा कि जीरो भी आएगा, एक समय ऐसा आएगा कि जीरो भी आएगा। और आज जो हम जिस सदी में जी रहे हैं 2022 में, 2022 से पीछे आते जाएंगे तो जो जीरो आएगा, इसी जीरो को ईसा मसीह यानी ईसा भगवान का जन्म मान लिया गया है। क्या मान लिया गया है, ईसा भगवान का जन्म, कि आज से लगभग 2200 साल पहले ईसा भगवान का जन्म हुआ था। जब ईसा भगवान का जन्म हुआ है तो उसी वर्ष को क्या मान लिया गया है, जीरो। और जब उसके बाद एक एक साल आगे बढ़ते गए तो उसी को फिर नाम दे दिया गया, पहला वर्ष, दूसरा वर्ष, तीसरा वर्ष, चौथा वर्ष, ऐसे करते करते आज लगभग हम कितने वर्ष में जी रहे हैं, 2022 में अपना जीवन यापन कर रहे हैं। अब देखिए ये जो जीरो है ईसा भगवान का जन्म, इसके आगे के जो वर्ष हैं, जैसे जीरो के आगे के वर्ष जैसे 1, 2, 3, 4 और कहाँ तक आज 2022 तक, इसको बोलते हैं ईसवी। क्या बोलते हैं, ईसवी। अब जैसे मान लीजिए 2022 है तो 2022 को आप क्या बोलोगे, 2022 ईसवी। क्या बोलोगे, ईसवी।
ठीक है। अच्छा, इस जीरो से, ईसा मसीह भगवान के जन्म से जितना पीछे जाते जाओगे, जितने वर्ष पीछे जाओगे, उसको क्या बोला गया है? ईसा पूर्व। ईसा पूर्व, ईसा से पहले का, ईसा से पहले का क्या बोलेंगे उसको? ईसा पूर्व। तो जैसे मान लीजिए जीरो है, अब जीरो से एक वर्ष पीछे जाएंगे, 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष। जीरो से जितने वर्ष पीछे जाओगे वही आपका क्या हो जाएगा? ईसा पूर्व। तो ऐसे ही अगर हम जीरो से 2500 साल पीछे जाएं, इस जीरो से लगभग 2500 साल पीछे जाएं, तो इस 2500 साल में हमें मिलेगा सिंधु घाटी सभ्यता। कि इस सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जीरो से 2500 वर्ष पहले एक विशेष क्षेत्र में अपना जीवन यापन करते थे, खाते थे, पीते थे, मनोरंजन करते थे, कृषि करते थे, व्यापार करते थे। यानी एक तरीके से उनके जीवन यापन और उनके जीवन के बारे में हमें पढ़ना है। तो अब जरा दिमाग लगाइए कि जीरो से आगे 2022 वर्ष यानी वर्तमान का समय, जीरो से आगे 2022 वर्ष यानी वर्तमान का समय, और जीरो से पीछे 2500 वर्ष। जीरो से पीछे कितना? 2500 वर्ष। तो दोनों तो ऐड होंगे ना। अगर भाई हम वर्तमान में अगर 2022 में जी रहे हैं, तो हमसे आज से लगभग कितने साल पहले की ये घटना है जो सिंधु घाटी सभ्यता में हम पढ़ने जा रहे हैं। तो पहले 2022 वर्ष तो हम ये जोड़ेंगे और उसके बाद 2500 वर्ष और पीछे के जोड़ेंगे, तो लगभग कितना हो जाएगा? लगभग हो जाएगा 4, 5, 2, 2, 4522 वर्ष पहले। कार्बन पद्धति जिससे पुरानी चीजों का समय निकाला जाता है, कार्बन पद्धति यानी C14 डेटिंग के हिसाब से हमारी सिंधु घाटी सभ्यता आज से लगभग 2500 ईसा पूर्व पहले की है। तो 2500 ईसा पूर्व पहले मतलब ईसा भगवान के 2500 साल भी और पहले, और 2200 साल अभी हो गए, 2022 साल अभी हो गए हैं। तो टोटल कितना? आज से लगभग 4522 साल पहले। लेकिन हम एक मोटा आंकड़ा निकाल लेते हैं कि आज से लगभग 5000 साल पहले का हम इतिहास पढ़ रहे हैं। यानी सिंधु घाटी सभ्यता जिस प्रकार के लोगों ने जीवन यापन किया होगा उस समय में, तो वो आज से लगभग कितने पीछे का इतिहास है? आज से लगभग वो इतिहास है 5000 साल पहले। लगभग कितना? 5000 साल पहले का इतिहास। कि आज से लगभग 5000 साल पहले लोग कैसे रहा करते थे, किस प्रकार का जीवन यापन किया करते थे, क्या खाते थे, क्या पीते थे, क्या खेती करते थे, कौन से जानवरों को पशुपालन करते थे, पालतू बनाते थे, कौन से चीज़ों की पहचान उन्हें थी, किस धातु की उन्हें पहचान थी, किसकी नहीं थी, किस धातु का अत्यधिक इस्तेमाल किया, ये सब हम इसमें जानेंगे। ठीक है। अच्छा, एक थोड़ा सा और जान लेते हैं इसमें। देखिए, कब से देखिए सिंधु घाटी सभ्यता का समय बताया जा रहा है 2500 ईसा पूर्व। ठीक है, 2500 ईसा पूर्व से लगभग कितना? 1750 ईसा पूर्व। कि भाई जो भी सिंधु घाटी सभ्यता है, सिंधु घाटी सभ्यता का जो जीवन काल एक माना जाता है कि भाई वो 2500 से प्रारंभ हुआ था और अंत में कब तक चला? 1750 तक चला। अच्छा, ये जो समय है ये किसका है? सिंधु घाटी सभ्यता का, सिंधु घाटी सभ्यता का। ठीक है, ये समय है सिंधु घाटी सभ्यता का। अच्छा, सिंधु घाटी सभ्यता के बाद 1500 ईसा पूर्व से, ध्यान दीजिएगा, 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक ये लगभग कौन समय है? ये है वैदिक सभ्यता। क्या है? वैदिक सभ्यता का समय है। ये वैदिक सभ्यता वही समय है जब हमारे देश में वेदों की रचनाएं हुई हैं, ग्रंथों की रचनाएं हुई हैं, लिपि की रचना हुई है, एक लिखावट बनी है और कई प्रकार संस्कृत का निर्माण हुआ है, भाषाओं का निर्माण हुआ है। ठीक है, ये कौन सा समय माना जाता है? वैदिक सभ्यता का समय माना जाता है। अब आप जरा थोड़ा सा दिमाग लगाइए कि जो सिंधु घाटी सभ्यता का समय है वो 2500 ईसा पूर्व से 1750 तक में है, और 1750 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व, 1500 ईसा पूर्व से शुरू होता है हमारा वैदिक सभ्यता। कहाँ तक जाता है? 600। अब आप जरा सोचिए कि 1750 से और जो हमारा वैदिक सभ्यता है वो 1500 से शुरू हो रहा है। अब 1500 से 1750 अगर माइनस करेंगे तो कितना है? 250। तो ये
जब सिंधु घाटी सभ्यता का समय समाप्त हुआ 1750 में, अब 1500 ईसा पूर्व से वैदिक सभ्यता का समय शुरू हुआ। तो ये जो बीच में 250 साल थे, ये जो बीच में 250 साल थे, ये क्या थे? यहाँ पर क्या इस 250 साल में क्या हुआ और इस 250 साल में किस प्रकार के लोग जीवन यापन कर रहे थे? तो आपको बता दें, ये जो बीच का 250 साल है, लगभग 2.5 सदी, इसको बोला जाता है अंधकार का समय। किसको बोला जाता है? अंधकार का समय। कार्बन C14 डेटिंग के हिसाब से हमें जो पुख्ता सबूत मिले हैं वो 1750 के पहले के मिले हैं और 1500 से इधर के मिले हैं। लेकिन 1750 और 1500 के बीच का ये जो 250 साल समय है, इसका हमें कोई सबूत नहीं मिलता है, कोई पुख्ता सबूत नहीं मिलता है, कोई अवशेष नहीं मिलते हैं। यही कारण है कि इस 250 साल के जो बीच में 250 साल का गैप है, इस 250 साल को हमने बोल दिया है अंधकार का समय। अंधकार का समय मतलब इसमें कोई भी व्यक्ति, हमें किसी चीज के भी हमें अवशेष नहीं मिले हैं। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तो समझ में आ गया आप लोगों को कि C14 क्या है? पुरानी चीजों की उम्र निकालने की एक पद्धति है, ठीक है। और उसके बाद आपको ये समझ में आ गया कि सिंधु घाटी सभ्यता आज से लगभग कितने वर्ष पुरानी है। ये भी समझ में आ गया कि लगभग 5000 साल पहले का इतिहास हम पढ़ रहे हैं और उनके लोगों का इस्तेमाल, उनके लोगों के बारे में पढ़ रहे हैं, कैसे लोग रहा करते थे, उनके घर कैसे बने होते थे, रोड कैसे हुआ करती थी, पानी की व्यवस्था कैसे हुआ करती, ये हम पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता में, ठीक है। तो सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता में हम पढ़ते हैं, सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता में हम ये पढ़ते हैं कि आखिरकार सिंधु घाटी सभ्यता, पहली बात तो उसका क्षेत्र क्या था, ठीक है, और लोगों को कैसे पता चला कि जमीन के नीचे दफन एक बहुत बड़ा शहर है, एक इतना बड़ा शहर जिसका लगभग 1500 किलोमीटर का दायरा है, ठीक है। तो देखो ये हमारे भारत का मैप है और हम तब का इतिहास पढ़ रहे हैं जब भारत और पाकिस्तान जैसी कोई चीज़ ही नहीं थी और भारत और पाकिस्तान किसी को पता भी नहीं था और आगे चल के भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हो गया। तो अभी तो फिलहाल हम मैप में भारत और पाकिस्तान को नहीं देखेंगे, हम वो क्षेत्र को देखेंगे जिस क्षेत्र में सिंधु घाटी सभ्यता पनपी थी। तो देखिए आपको बता दें, ये तिब्बत के पठार से ये जो मानसरोवर झील है, मानसरोवर झील से एक नदी निकलती है जिसका नाम क्या है? सिंधु नदी, ठीक है। चेमा युंगडुंग ग्लेशियर के जस्ट नीचे से यह नदी निकलती है, सिंधु नदी। ये नीला नदी देख रहे होंगे आप, तो ये नीला ये नदी जो है का ये लद्दाख श्रेणी और जास्कर श्रेणी के बीचों बीच होते हुए ये यहाँ पे गिलगिट बाल्टिस्तान से सीधे पाकिस्तान में प्रवेश करती है और पाकिस्तान में प्रवेश करने के बाद कराची के पास यह अरब सागर में विलीन हो जाती है। और आपने देखा होगा ये सिंधु नदी है और बार बार हम नाम दे रहे हैं सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, यानी ये एक ऐसी सभ्यता है जहां के लोगों ने अपना जीवन यापन कहां पे किया था? सिंधु नदी के इर्द गिर्द किया था, सिंधु नदी के किनारे किया था। क्यों? क्योंकि देखिए, चाहे आप आज का समय ले लीजिए, चाहे बाद का समय ले लीजिए, जो बीत गया उसका समय ले लीजिए, आज भी हमारे पास सबसे ज्यादा जो एक रिसोर्स की जरूरत है वह रिसोर्स क्या है? पानी। हम पानी के पास ज़्यादा रहना पसंद करेंगे क्योंकि आपने देखा होगा कि डेली रोजमर्रा के इस्तेमाल में पानी कितना इस्तेमाल होता है। पीने के काम आता है, कपड़े धोने के काम आता है, नहाने के काम आता है, और भी एक ऐसा रसायन है जिससे हम अलग नहीं हो सकते, ठीक है। तो उस समय भी सिंधु घाटी सभ्यता एक नदी के किनारे पनपी थी जो 12मासी नदी थी, सिंधु नदी। अच्छा, आपको बता दें जो सिंधु घाटी सभ्यता है यह विश्व की प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक है और विश्व की जितनी भी प्राचीनतम सभ्यता पनपी थी वो सब नदियों के किनारे पनपी थी। जैसे चाइना की सभ्यता, जैसे मेसोपोटामिया की सभ्यता, जैसे मिस्र की सभ्यता और जैसे भारत की सिंधु घाटी सभ्यता, ये सब नदियों के किनारे पनपी थी क्योंकि उस समय के लोग ये जानते थे कि हमें सबसे ज़्यादा संसाधन की जो ज़रूरत है वह संसाधन कौन सा है? पानी, ठीक है। तो देखिए इस मैप को देखेंगे, ये यहाँ से सिंधु नदी निकली है और ये लद्दाख और जास्कर श्रेणी के भी, ये यहाँ पे ऊपर लद्दाख श्रेणी और नीचे जास्कर श्रेणी, इनके बीचों बीच होते हुए गिलगिट बाल्टिस्तान से पाकिस्तान में प्रवेश करती है और अरब सागर में विलीन हो जाती है। और इसी क्षेत्र में
इसी क्षेत्र में क्या है, पूरे के पूरे सिंधु घाटी सभ्यता के लोग अपना जीवन यापन कर रहे थे। अगर मैं एक मोटा मोटा आंकड़ा दूं तो जैसे ये यहाँ पर जम्मू कश्मीर है, जम्मू कश्मीर से फिर ये इलाका और ये ऐसे करके इतना जो मैंने सर्कल बनाया है, ध्यान दीजिएगा, इतना जो मैंने सर्कल बनाया है, इस सर्कल में सिंधु घाटी सभ्यता के लोग आज से 5000 साल पहले अपना जीवन यापन करते थे। तो एक बहुत बड़ा विस्तृत क्षेत्र है जहां पर ये लोग जीवन यापन करते थे। ये तो बहुत बड़ी नदी है, बारामासी नदी है, जो छोटी मोटी नदी हुआ करती थी, जो उसी क्षेत्र से निकलकर वहीं आसपास में विलीन हो जाया करती थी। वहां पर भी इर्द गिर्द आसपास लोग रहा करते थे। तो आज से जो 5000 साल पहले का इतिहास हम पढ़ रहे हैं, जिसको बोलते हैं सिंधु घाटी सभ्यता, वो भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, फिर इधर देखो, इधर से ईरान आ जाता है, ईरान का कौन सा, बलोच, ईरान का कौन सा, बलोच वाला इलाका, इतने पूरे क्षेत्र में लोग रहा करते थे, व्यापार किया करते थे, खेती किया करते थे और अपना जीवन यापन किया करते थे। तो अगर सिंधु घाटी सभ्यता का मैं सबसे उत्तरी छोर देखूं, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तरी छोर देखूं, तो मैं आपको बता दूं सबसे उत्तरी क्षेत्र यहां पर, जिसका नाम क्या होगा, मांडा जम्मू कश्मीर, मांडा जम्मू कश्मीर, मांडा जम्मू कश्मीर। यानी कहीं ना कहीं मांडा जम्मू कश्मीर से हमें सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष मिले होंगे, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पुख्ता सबूत मिले होंगे। तो जो इसके खनन करता है उन्होंने ढूंढ निकाला सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तरी, कौन सा, सबसे उत्तरी क्षेत्र क्या था, मांडा जम्मू कश्मीर। ऐसे ही जब कई सालों में, 70, 80, 85 सालों में कई खननकर्ताओं ने जब धीरे धीरे अवशेष को ढूंढ निकाला और कार्बन पद्धति से जब उसकी डेटिंग पता लगी, तो पता चला कि ये जो पदार्थ है, ये जो अवशेष है, ये तो उसी समय का है। तो उसको सिंधु घाटी सभ्यता से जोड़ा गया और जोड़ा गया तो पाया गया कि इतना पूरा क्षेत्र क्या है, हमारा सिंधु घाटी सभ्यता का है। अच्छा, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वी छोर देखेंगे, सबसे पूर्वी छोर, तो यहां पर दिल्ली के पास एक जगह है जिसको क्या बोलते हैं, मेरठ, और यह कौन सी नदी के किनारे है, हिंडन नदी के किनारे। अच्छा, कभी कभी इसको आलमगीरपुर भी बोला जाता है, क्या बोला जाता है, आलमगीरपुर। और ये है कहां पे, ये यूपी में है, ध्यान दीजिएगा, यूपी के मेरठ जिले के पास हिंडन नदी के किनारे एक जगह है जिसका नाम है आलमगीरपुर, और ये कहाँ पे है, उत्तर प्रदेश में। और यहाँ से जो अवशेष मिले हैं, इससे ये पता लगाया गया है कि ये तो सिंधु घाटी सभ्यता के समय का ही है। या इसी से हमारा एक सबसे पूर्वी छोर सिंधु घाटी सभ्यता का मिल गया, जिसको क्या बोलते हैं, हिंडन नदी के पास मेरठ आलमगीरपुर। आए समझ में। और भी कई खननकर्ताओं ने और चारों दिशाओं में देखा कहां कहां से अवशेष मिले। तो जब वो नीचे की तरफ बढ़े तो उत्तरी महाराष्ट्र में एक जगह है जिसका नाम था क्या, दायमाबाद। क्या नाम था, दायमाबाद। और ये दायमाबाद कहाँ पे था, महाराष्ट्र में। यहाँ से भी बहुत सारे अवशेष मिले सिंधु घाटी सभ्यता के समय का। तो ये पता लगाया गया कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो सबसे दक्षिणी छोर है, सबसे दक्षिणी कौन सा छोर है, दक्षिणी छोर कहाँ पे था, दायमाबाद महाराष्ट्र में था। इसके बाद उन्होंने और ज़्यादा खनन किया और ज़्यादा पता लगाया, तो पूर्व पश्चिम की ओर बढ़े, और पश्चिम की ओर जहाँ पे ईरान और पाकिस्तान बॉर्डर है उसको बोलते हैं बलोचिस्तान। क्या बोलते हैं, बलोचिस्तान। अब बलोचिस्तान में एक जगह है जिसका नाम है सुतक गेंद्र, ठीक है, सुतक गेंदौर भी बोल सकते हो आप, गेंडौर भी बोल सकते हैं, गेंडौर भी बोल सकते हैं, सुतका गेंद्र भी बोलते हैं। ये वो जगह ऐसी थी जहां पर सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष पाए गए थे, ईरान और पाकिस्तान के बॉर्डर के पास, जिसको बोलते हैं बलोचिस्तान। तो ये पता लगाया गया कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे जो पश्चिमी छोर है, सबसे पश्चिमी छोर है वो कौन सा है, सुतका गेंद्र, बलोचिस्तान। ठीक है। अब इतने एरिया में लोग अपना जीवन यापन करते थे, अपना व्यापार करते थे, छोटी मोटी नदियों से पोषित होते थे। अब आप देख पा रहे हैं कि इतने बड़े एरिया में सबसे ज़्यादा लोग, जैसे ये हड़प्पा है, हड़प्पा में रहा करते थे, मोहनजोदड़ो में रहा करते थे, गुजरात में रहा करते थे, और ये कालीबंगा में रहा करते थे, हरियाणा में बनावली है, यहाँ रहा करते थे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे नदियों से पोषण इनको मिलता था। अब अगर आपको ये चार्ट ना याद हो तो देखो, सिंधु घाटी सभ्यता का हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो सिंधु घाटी सभ्यता में आप इस तरीके से बना लीजिएगा, जैसे ये ऐसे करके,
जो दिशाओं को दिखाता है ना, ये कौन सी दिशा, उत्तर दिशा, ये दक्षिण दिशा, और ये सॉरी ये पूर्व दिशा, और ये दक्षिण दिशा, और ये पश्चिम दिशा। तो सबसे उत्तरी छोर क्या था जरा बताइए, मांडा, जम्मू एंड कश्मीर। और सबसे पूर्वी छोर क्या था बताइए, हिंडन नदी के किनारे। हिंडन नदी के किनारे क्या, या तो मेरठ आएगा या तो आलमगीरपुर आएगा। और ये कहाँ पे था, यूपी में था। अगर सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे दक्षिणी छोर हम देखेंगे तो सबसे दक्षिणी छोर का दा से दक्षिण, दा से दायमाबाद, ठीक है, दायमाबाद ये यहाँ पे था। और ये कहाँ पे था, महाराष्ट्र में। और सबसे पश्चिमी छोर अगर हम देखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता का तो वो कहाँ था, सुतका गेंद्र। कहाँ थे, सुतका गेंद्र, ठीक है, सुतका गेंडोर भी बोलते हैं, गेंडोर भी बोलते, सुतका गेंद्र। अच्छा, ये सुतका गेंद्र कहाँ पे था, बलौच में। बलौच मतलब बलोचिस्तान में। अब बलोचिस्तान कहाँ पे था, ईरान पाक बॉर्डर, ठीक है, ईरान पाक बॉर्डर, ये चीज़ था। काफ़ी बार एग्जाम में आता है कि भाई सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तरी छोर क्या है, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वी छोर क्या है, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तरी छोर क्या है, दक्षिणी छोर क्या है, पूर्वी छोर क्या है, पश्चिमी छोर क्या है। ये आपके एग्जाम में पूछ लिया करता है, तो इस तरीके से आपको उत्तर देना है, ठीक है। तो आप इसको लिख लीजिए। अच्छा, इतने इलाके में सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पाए गए हैं। तो हुआ यूं था कि आखिरकार जमीन में दफन ये शहर कैसे निकाला गया, और आपको बता दें इसकी शुरुआत कैसे हुई, और कैसे पता चला कि ये जो ज़मीन के नीचे इतना बड़ा शहर दफन है, बिल्डिंगें नीचे दबी हुई हैं, अन्नागार दबा हुआ है नीचे, और विशाल स्नानागार दबा हुआ है, और लोगों के उस समय बच्चों के खिलौने दबे हुए हैं, हल दबे हुए हैं, कंकाल दबे हुए हैं। तो कैसे पता लगा, आपको बता दें सन 1921 की बात है। 1921 की बात है। हमारा देश उस समय ब्रिटेन के कब्जे में था और ब्रिटेन का शासनकाल चलता था। तो उस समय एक व्यक्ति थे जिनका नाम है जॉन मार्शल। तो क्या थे, जॉन मार्शल इनका नाम है, और ये पुरातात्विक विभाग के हेड थे, ठीक है। ये कौन थे, पुरातात्विक विभाग के हेड थे, और इनके अंडर में कुछ ब्रिटिश के लोग और हमारे भारत के लोग इनके अंडर में काम किया करते थे। भारत के भी बहुत बड़े इतिहासकार और बहुत बड़े पुरातात्विक विभाग के भी लोग हुए जो भारत में इनके अंडर में काम करते थे। जैसे आपने सुना होगा नाम दयाराम साहनी, आपने सुना होगा नाम राखल दास बनर्जी, दयाराम साहनी, राखल दास बनर्जी। तो ये जॉन मार्शल के अंडर में काम किया करते थे। और आपको बता दें जैसे उस समय पाकिस्तान और भारत जैसी कोई चीज़ नहीं थी, पूरा हिंदुस्तान था, पूरा भारत था। तो हमारे देश में ये तो आपको पता ही होगा कि 1853 से ही रेलवे बिछाया जा रहा है। हमारे देश में जब ब्रिटिश सरकार थी तो 1853 से ही हमारे देश में रेलवे बिछाया जा रहा है। तो हर जगह रेलवे बिछाया गया। 1853 में रेलवे कहाँ से कहाँ तक बिछाया गया, मुंबई टू थाने सबसे पहले रेलवे 1853 में आई थी हमारे भारत में। 1853 में मुंबई से थाने तक बनी थी। फिर धीरे धीरे ट्रेन का सिलसिला आगे चलता रहा, ट्रेन की लाइनें बिछाने लगे, रेलवे ट्रैक्स बिछाने लगे। तो जैसे ही दिमाग में आया कि यहाँ पर हड़प्पा में भी यहाँ पे रेलवे ट्रैक बिछाया जाए, तो देखा गया कि यहाँ पर जब रेलवे ट्रैक बिछाने के लिए खुदाई हो रही थी और खुदाई के दौरान बढ़िया अलंकृत ईंटें नीचे से मिली। अब बढ़िया अलंकृत ईंटें नीचे से मिली और खुदाई के दौरान ईंटें मिलती जा रही हैं। तब यहाँ पर जॉन मार्शल का दिमाग घूमा और उन्होंने देखा कि जमीन के नीचे अगर ईंटें मिल रही हैं, इसका मतलब जरूर पहले किसी न किसी ने यहाँ पे ईंटें रखी होंगी। पर एकदम से बहुत सारी ईंटें मिल रही हैं, तो बहुत सारी ईंटें कोई कैसे रख सकता है। और जब नीचे खुदाई कर रहे हैं तो ईंटों में लगा हुआ मसाला ये सब मिलता जा रहा है। तब जॉन मार्शल ने क्या किया, उत्खनन काम को रोक दिया, खोदने वाले कार्य को रोक दिया। और रोकने के बाद क्या किया, एक एक ईंट को बड़ी सफाई से खोदने लगे। और जब बड़ी सफाई से खोदने लगे, तब देखा उन्होंने कि जमीन के नीचे तो बहुत बड़ी दीवारें, खंभे, घर, गेट, रोड ये सब निकल रही। मतलब जमीन के नीचे जरूर पहले कोई ना कोई शहर रहा होगा जो आज जमीन के नीचे चला गया है, दफन हो गया है। तो उन्होंने बड़ी सावधानी के साथ उत्खनन किया और उत्खनन करने के बाद देखा तो नीचे से पक्के मकान मिल रहे हैं, रोडें मिल रही हैं, नालियां मिल रही हैं, पत्थर मिल रहे हैं और भी बहुत सारी चीज़ें मिल रही हैं। तब उनके दिमाग में ये लगा कि नीचे जरूर कोई ना कोई बहुत बड़ा शहर है। अब आपके दिमाग में ये आना चाहिए,
आपके दिमाग में ये आना चाहिए कि आखिरकार इतना बड़ा शहर, सिंधु घाटी सभ्यता का इतना बड़ा शहर, जो कि आप बोल सकते हो कि 1500 किलोमीटर का दायरा रखता है, तो आखिरकार जमीन के नीचे गया कैसे? कोई भी चीज जमीन के नीचे तब ही जा सकती है जब भू विवर्तन की क्रियाएं बहुत तेज चल रही हों। लेकिन सवाल ये उठता है कि इतना बड़ा शहर, डबल मंजिला मकान और विशाल स्नान घर और विशाल अन्नाग्रह, ये जमीन के नीचे दफन कैसे हुए? बताते हैं। इसके बहुत सारे मिथ हैं, इतने सारे मिथ हैं कि आपको बता दें हर लोगों के अलग अलग मानना है। हो सकता है आज से 5000 साल पहले जो जमीन के ऊपर जो घर बने हुए थे, जो पेड़ पौधे थे और जो लोग अपना जीवन यापन किया करते थे, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग, पहले जमीन यहाँ से थी, लेकिन जब पहले जमीन घरों के एकदम नीचे से थी, लेकिन जब दयाराम साहनी और राखल दास बनर्जी ने उत्खनन चालू किया तो पता किया वही जमीन यहाँ से थी। तो आखिरकार जो जमीन यहाँ से थी वो जमीन यहाँ से कैसे पहुँची, ये एकदम इतना ऊपर? और जब इस जमीन को धीरे धीरे खोदा गया तभी तो नीचे एकदम मकान मिला। कैसे? याद है ना आपको मैंने क्या बताया था कि 1750 से 1500 ईसा पूर्व तक इसके बीच में टोटल 250 साल होते हैं, और ये 250 साल क्या है? अंधकार का समय माना जाता है। अब देखिए, ये कुछ इसी सिद्धांत के जैसे है कि जैसे मान लीजिए हो सकता है, जैसे हम अपने घर में एक दिन झाड़ू पोंछा नहीं लगाते हैं तो एक मिट्टी की पतली परत ऊपर लग जाती है। तो हो सकता है कि 250 साल तक कोई केयर करने वाला रहा ही ना हो सकता है 250 साल तक किसी ने झाड़ू पोंछा ना लगाया हो, उतने बड़े एरिया में पूरा एकदम वीरान पड़ा हो। और आप जानते हैं ना कि अगर कोई जगह वीरान पड़ी रहती है तो धूल मिट्टी इतनी ज़्यादा इकट्ठा हो जाती है कि कई सारी परत बन जाती है। जब एक दिन में इतनी परत बन जाती है तो ये तो पूरा 250 साल का इतिहास है। सोचो 250 साल में कितनी परत बनी होगी। 250 साल में हो सकता है कि धीरे धीरे परत चढ़ते इस पूरे के पूरे जो घर बने थे, पेड़ बने थे, पौधे बने थे, इन सबको इसने क्या कर दिया? ढक लिया। हो सकता है क्योंकि यह पूरे के पूरे जो मकान बने थे, हो सकता है ये पूरे के पूरे जो सिंधु घाटी सभ्यता थी ये नदियों किनारे थी। देखिए ये यहाँ पर क्या है? चिनाब, ये यहाँ पे रावी, व्यास, झेलम और सतलज नदी, तो इन नदियों के किनारे थे, सिंधु के नदी के किनारे थे, इर्द गिर्द बने हुए थे ये पूरे पूरे घर। हो सकता है कि सिंधु नदी और सिंधु की सहायक नदी में अत्यधिक बाढ़ आई हो। अब बाढ़ के अवसाद ये पूरे घरों में जाते गए और घरों में जमा होते रहे, क्योंकि केयर करने वाला कोई है ही नहीं। क्यों? क्योंकि 1750 से 1500 के बीच में पूरी की पूरी सिंधु घाटी सभ्यता विलुप्त हो गई थी। एक भी सिंगल आदमी का कोई भी अवशेष नहीं मिला है, और यही वो 250 साल अंधकार का समय माना जाता है। तो इसी 250 साल में हो सकता है इतनी ज़्यादा भौगर्भिक क्रियाएं हुई हों, इतनी ज़्यादा मौसम की क्रियाएं हुई हों, बारिश, पानी, धूप, ठंडी, ये हवाएं, ये सब आई हुई हों। तो हवाओं की वजह से धूल एक जगह से दूसरी जगह इकट्ठी हो गई और परत दर बनती गई। नतीजा, जो जमीन पहले नीचे से थी, घर के नीचे से, वही जमीन अब घर के ऊपर से हो गई। नदियां अपना अवसाद बहा के लाई और जमा कर दिया। तो पूरे के पूरे घर, मंदिर, विशाल अन्नागार, ये सब क्या हो गए? दफन हो गए। 250 साल का समय बहुत लंबा होता है। 250 साल की कुछ भी कहानी प्राप्त नहीं हुई है उत्खनन के दौरान, कुछ भी नहीं। तो हो सकता है कि ये 250 साल, हो सकता है 1750 के समय में पूरी की पूरी सिंधु घाटी सभ्यता विलुप्त हो गई हो सकता है महामारी आ गई हो सकता है कि भूखमरी आ गई हो सकता है कि बाढ़ आ गई हो सकता है कि पूरी सिंधु घाटी सभ्यता में ऐसी बीमारी फैल गई हो जिससे सब लोग विलुप्त हो गए, और विलुप्त होने के बाद वही घर मकान, पेड़ पौधे, जानवर, ये सब 250 साल के लिए एकदम वीरान हो गए। तो धूल, मिट्टी, कण की परत इतनी ज्यादा चढ़ी कि जो बाउंड्री, जो दीवार, जो बोल सकते हैं आप परत हमारी जमीन की नीचे से थी, वही परत अब कहां से हो गई? उन मकानों के ऊपर से। अब किसी को नहीं पता कि जो परत में लोग रह रहे हैं यहाँ पे घर बना के, उसके नीचे एक बहुत बड़ा शहर दफन है। तो बस हमारे भारत का आधुनिकीकरण हो रहा था और हमारे भारत में ब्रिटिश लगातार रेलवे बिछा रहा था, और जब हड़प्पा के गांव में, हड़प्पा के शहर में जब ऊपर से रेलवे बिछाया गया, और रेलवे बिछाने के बाद जब
खुदाई करते हैं। कहीं पर भी अगर कोई काम होता है, मजबूती वाला काम होता है, तो पहले खुदाई करनी पड़ती है। तो जब उन्होंने खुदाई चालू किया और खुदाई चालू करने के बाद जब वह घर की छत या दीवार तक पहुंचे और खोदना चालू किया, तो भैया घर की ईंटें दिखने लगी। घर की, भाई सीधी सी बात है, अगर कोई घर नीचे दबा है और खुदाई करेंगे तो ईंटें तो दिखेंगी, उसकी दीवार तो दिखेगी। तो जब ईंटें मिलना चालू हुआ, बढ़िया अलंकृत ईंटें, बढ़िया एक साइज की ईंटें मिलने चालू हुई, तब यहां पर जॉन मार्शल समझ गए कि ये किसी प्रकृति का काम नहीं है, ये मनुष्य का काम है। तो खुदाई को रोक दिया गया और हाथों से खुदाई को किया गया, बड़ी सफाई तरीके से किया गया। और जब बड़े सफाई से जब खुदाई किया गया, तो ये पाया गया कि भैया नीचे तो एक बहुत बड़ा घर, अन्नागार, विशाल स्नानघर और बहुत सारी चीजें नीचे दफन हैं। इससे क्या पता लगाया गया कि जो पहले परत में आज हम जीवन यापन कर रहे हैं, वो परत पहले और नीचे थी और वहां पर जीवन यापन लोग करते थे। अब खुदाई के दौरान, ये खुदाई एक दिन का काम नहीं है, कई वर्ष तक ये खुदाई चली, 70-80 साल ये खुदाई चली, और पाया गया कि जमीन से नीचे तो घर मिल रहे हैं, ईंटें मिल रही हैं, दीवार मिल रही है, सीढ़ी मिल रही है, और आपको बता दें विशाल स्नानघर मिल रहा है, सीटाडेल यानी गांव के दूर एक ऊंचाई वाला स्थान मिल रहा है। पूरे क्षेत्र में, इतने पूरे क्षेत्र में खुदाई करके पूरा का पूरा हड़प्पा शहर ढूंढ निकाला। जब जमीन के नीचे और ज़्यादा खोदते गए तो कई सारे कांस्य के बर्तन, तांबा और टिन और जस्ता और आपको बता दें सोना चांदी के बर्तन, मिट्टी के खिलौने, उस समय के लोग जो मूर्तियाँ, सब मिला, ये सब मिला। अब ये समझ गए कि यहाँ पर पहले कोई ना कोई जीवन यापन करता रहा होगा। और C14 कार्बन पद्धति से ये पता लगाया गया कि ये आज से लगभग 2500 ईसा पूर्व का है। इसका मतलब आज से लगभग 5000 साल पहले लोग यहाँ रहते थे। अब पुरातात्विक के विभाग के लोगों को और ज़्यादा इंटरेस्ट जागने लगा कि चलो देखते हैं और ढूंढते हैं क्या क्या मिल रहा है ज़मीन के नीचे से। तो आपको बता दें, ज़मीन के नीचे से स्टेडियम, ज़मीन के खोदाई के दौरान वैनिटी बॉक्स, और आपको बता दें 6 विशाल अन्नागार, और आपको बता दें लकड़ी की पेटियां, गेहूं, जौ और खिलौने और घोड़े के कंकाल, कुत्ते के कंकाल, ईंट बने हुए मानव के कंकाल, नर और नारी को एक साथ दफन करने के कंकाल, ये सब मिला। अब इंटरेस्ट और ज्यादा जागा कि यहाँ के लोग कैसे जीवन यापन किया करते थे, यहाँ के लोग आखिरकार रहा कैसे करते थे। और आपको बता दें, इतना कुछ ढूंढ निकाला कि गुजरात के अहमदाबाद नगर के पास लोथल ढूंढ निकाला। और लोथल क्या था? भारत का प्राचीनतम बंदरगाह। अब वहां से जहाज बनाने के कारखाने, आग की भट्टियां और नाव ढूंढ निकाल। इससे क्या प्रतीत होता है? इससे यह प्रतीत होता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग नाव भी चलाते थे और नाव से भी अपना व्यापार करते थे। तो जब पुरातात्विक विभाग को धीरे धीरे पता लगता गया तो उन्होंने हड़प्पा में खुदाई की, मोहनजोदड़ो में, लोथल में, धौलावीरा में, और जैसे राजस्थान में, हरियाणा में, पंजाब में, उत्तर प्रदेश में, यहाँ तक कि महाराष्ट्र में पूरी खुदाई कर डाली। और खुदाई करने के बाद पूरे के पूरे शहर निकाले। और जब उन्होंने शहर ढूंढ निकाला और एक एक ईंट को व्यवस्थित वैसे ही रखा, तब देखा कि भाई उस समय के लोग 2 मंजिला मकान बनाते थे और हर घर में एक कुआं हुआ करता था, और हर घर में खाने का कक्ष अलग और सोने का कक्ष अलग, मनोरंजन का कक्ष अलग और नहाने धोने का कक्ष अलग, बरामदा हुआ करता था। और हर घर से एक व्यवस्थित नाली निकला करती थी जो घर का वेस्ट पानी दूसरी नाली के जरिए गांव के या शहर के बाहर एक बड़े कुंड में डाला करती थी। और खुदाई किया तो ये देखा कि हर घर से एक रोड निकला करती थी। हर घर से जो है, हर घर से एक, जैसे मान लीजिए हर घर से एक रोड निकला करती थी और वही रोड आगे चल के 90 डिग्री के अंश में काटती थी। और जो बीच में जगह बची, यहाँ पे लोगों के घर हुआ करते थे, यहाँ पे लोगों के घर हुआ करते थे। और ये जो रोड थी जो 90 डिग्री के अंश में काटती थी, इसी रोड के किनारे किनारे व्यवस्थित नाली प्रणाली हुआ करती थी।
और ये व्यवस्थित नाली प्रणाली मतलब हर घर से इसमें नाली का पानी आके इसमें बहता था और यही नाली आगे चल के शहर के दूर एक बड़े कुंड में जाके गिरती थी। यानी व्यवस्थित नाली प्रणाली और व्यवस्थित घर, हम कह सकते हैं कि उस समय की जो पद्धति थी, उस समय की जो सभ्यता थी, वो शहरी पद्धति थी। आज शहर में ही तो होता है ना, आज शहर में ही तो होता है ना कि हर घर में डबल मंजिला घर होते हैं, ना डबल मंजिला हो तो हर घर में कम से कम एक किचन होता है, बाथरूम होता है, लेट बाथ होता है, बरामदा होता है, हर घर में खुद का नल सिस्टम होता है और सोने का कक्ष अलग होता है, मनोरंजन का कक्ष अलग होता है, पढ़ने का कक्ष होता है। तो यही सब चीज़ें तो आज से 5000 साल पहले थी। इसका मतलब क्या उस समय के लोग गाँव का जीवन जी रहे थे? नहीं, उस समय का लोग गांव का जीवन नहीं, शहरी जीवन जी रहे थे। और यहां पर बना हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न कि सिंधु घाटी सभ्यता कैसी थी, शहरी थी कि ग्रामीण थी? शहरी थी। आए समझ में? इस लेक्चर को और अच्छे से स्टार्ट करने के लिए हम पहले कुछ पॉइंट्स को मद्देनजर रखते हैं और उनको पढ़ते हैं। ये आपके एग्जाम में आ सकता है। देखिए, किसी भी चीज़ को अगर पढ़ना होता है तो उसको बहुत गहराई से पढ़िए। इसलिए नहीं कि मतलब आपको पेपर निकालना है, इसलिए कि आपको उसका एक अच्छा खासा नॉलेज होगा। और जब आपको नॉलेज तो हो जाएगा तो सीधी सी बात है, एग्जाम तो निकल ही जाएगा। इसलिए कि हमेशा तैयारी करने वाले छात्र जितने भी होते हैं, आप लोग फोकस कीजिए कि आप हर सब्जेक्ट का बहुत गहराई से अध्ययन करें, भले ही आप ग्रुप डी का पेपर क्यों नहीं कर रहे हो। और एक बार अगर सब्जेक्ट का गहराई से अध्ययन कर लेंगे तो आपके हर एग्जाम निकलेंगे और अच्छा खासा नॉलेज भी होगा। क्लियर है? चलिए, तो कुछ पॉइंटों को पढ़ते हैं। भारत का इतिहास सिंधु घाटी सभ्यता से प्रारंभ होता है। बिल्कुल सही बात है, सिंधु घाटी सभ्यता से हम पढ़ते हैं और इसे हम हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता बोला जाता है। अब आप सब लोगों को पता होना चाहिए कि सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता क्यों बोला जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता इसलिए बोला जाता है क्योंकि सबसे पहला शहर जो खोज निकाला गया था दयाराम साहनी द्वारा, उत्खनन किया गया था दयाराम साहनी द्वारा सन 1921 में, वो हड़प्पा ही था। इसीलिए हड़प्पा के नाम पर सिंधु घाटी सभ्यता को बोला जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता के नाम पर हड़प्पा को बोला जाता है। अच्छा, ये जो सिंधु घाटी सभ्यता है, सिंधु घाटी सभ्यता बोलते हैं कि सिंधु नदी के इर्द गिर्द यह सभ्यता पनपी थी। तो ये जो सिंधु घाटी सभ्यता है, सबसे पहले किस व्यक्ति ने इसका नाम दिया था? जॉन मार्शल। किसने? जॉन मार्शल। जॉन मार्शल ने सबसे पहले नाम इस्तेमाल किया था सिंधु घाटी सभ्यता का। क्यों? क्योंकि सिंधु नदी के किनारे थे। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? आईवीसी। आईवीसी का मतलब क्या था? इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो सबसे पहले ये नाम किसने लिया था? जॉन मार्शल ने। क्यों? क्योंकि नदी के किनारे थे और इन्होंने बोला था हड़प्पा सभ्यता को। चलिए, तो भारत के इतिहास में जो सिंधु घाटी सभ्यता है, इसको हम और किस नाम से जानते हैं? हड़प्पा सभ्यता के नाम से। सिंधु घाटी सभ्यता सबसे पहले किसने बोला था? जॉन मार्शल ने। अब देखिए, यह सभ्यता लगभग 2500 ईसवी पूर्व यानी ईसा पूर्व दक्षिण एशिया के पश्चिमी भाग में फैली हुई थी, जो कि वर्तमान में पाकिस्तान और पश्चिमी भारत में है। ठीक है, कहाँ पे है? ये देखिए, पश्चिमी भारत। जरा इसको देखिए मैप में, ये सभ्यता कहाँ से कहाँ पनपी थी? ये सभ्यता इतने में पनपी थी ना। तो देखो, ये हमारा पश्चिमी भारत और ये पाकिस्तान, इतने में सिंधु घाटी सभ्यता पनपी थी। लगभग आप बोल सकते हो पूरा का पूरा पाकिस्तान और पश्चिमी भारत। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यह सभ्यता लगभग 2500 ईसा पूर्व दक्षिणी एशिया के पश्चिमी भाग में फैली हुई थी, जो कि वर्तमान में पाकिस्तान और पश्चिमी भारत के नाम से जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, भारत चीन की 4 सबसे बड़ी नगरीय सभ्यताओं में से एक है। यानी हमारे सिंधु घाटी सभ्यता वो प्राचीन सभ्यताओं में से एक है, जो उस समय समानांतर चल रही थी। सिंधु घाटी सभ्यता जब चल रही थी तो उसी के समानांतर मेसोपोटामिया की सभ्यता, उसी के समानांतर मिस्र की सभ्यता, चाइना की सभ्यता, और ये सब की सब सभ्यता नदियों के किनारे पनपी है। आगे बढ़ते हैं। देखो, 1920 में भारतीय पुरातत्व विभाग द्वारा किए गए सिंधु घाटी के उत्खनन से प्राप्त अवशेषों से हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो जैसे 2 प्राचीन नगरों की खोज की। सबसे पहले किसको ढूंढ निकाला? हड़प्पा। फिर दूसरा क्या है? मोहनजोदड़ो। ठीक है, हड़प्पा का उत्खनन करता है दयाराम साहनी और मोहनजोदड़ो कौन है? राखलदास बनर्जी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारतीय पुरातत्व विभाग के तत्कालीन डायरेक्टर, भारतीय पुरातात्विक विभाग के तत्कालीन डायरेक्टर कौन थे? जनरल जॉन मार्शल।
इन्होंने सन 1924 में सिंधु घाटी में एक नई सभ्यता की खोज की। अच्छा, इससे पहले खनन का काम चल रहा था। 1921 में खनन का काम किसके नेतृत्व में चल रहा था? दयाराम साहनी के नेतृत्व में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखो, आज जो इस माध्यम से मैं वो पॉइंट्स बताने जा रहा हूं जो बच्चे सिंधु घाटी सभ्यता में नहीं पढ़ते, पूरा नहीं पढ़ते, नतीजा उनको आ नहीं पाता है। तो आगे बढ़ते हैं। देखिए, 1826 में चार्ल्स मैसन ने सर्वप्रथम इस पर प्रकाश डाला। किस पे? सिंधु घाटी सभ्यता पे। 1826 में चार्ल्स मैसन ने सर्वप्रथम इस पर प्रकाश डाला। 1853 में ये वही समय है जब हमारे देश में रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी। ध्यान दीजिएगा, 1830 में अलेक्जेंडर कनिंघम ने हड़प्पा का सर्वे किया। क्या किया? हड़प्पा का सर्वे किया कि भैया ये हड़प्पा है, नदियों के किनारे है, यहाँ पर भी रेलवे होना चाहिए। क्यों? क्योंकि द्वीप क्षेत्र में अच्छा खासा कृषि होता है, द्वीप क्षेत्र में अच्छा खासा कृषि होता है, और कृषि का उत्पाद हमसे ये लोग लगान लिया करते थे ना, तो ये लोग सोचते थे कि इस क्षेत्र में भी रेलवे हो। तो रेलवे बिछाने के लिए अलेक्जेंडर कनिंघम ने कहाँ का सर्वे किया? हड़प्पा का सर्वे किया। आया समझ में? आगे बढ़ते हैं। 1856 में जॉन बर्टन और विलियम बर्टन लाहौर से कराची के मध्य क्या बिछाना चाहते थे? रेलवे लाइन बिछा रहे थे। ठीक है, और उन्होंने अनजाने में हड़प्पा की ईंटों का प्रयोग किया। भाई जमीन से ईंटें मिल रही थी, उनको पता ही नहीं था कि ईंटें क्यों मिल रही हैं। ईंटें निकालते गए, प्रयोग करते गए, ईंटें निकालते गए, प्रयोग करते गए। आपको बता दें, स्थानीय लोग भी जब उनको ये पता चल गया कि भैया खोदने के दौरान ईंटें मिल रही हैं, तो उन्होंने भी खोदने में कोई कसर नहीं छोड़ी, खोद खोद के ईंटें निकाल निकाल के अपना घर पक्का करवा लिया। इतने लालची लोग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 1856 में अलेक्जेंडर कनिंघम ने दूसरी बार हड़प्पा का सर्वे किया, और हमारे भारत का जो भारतीय पुरातात्विक विभाग है, ठीक है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1861 में। थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, देखो इसी सर्वे के तहत हमारे भारत में किसकी स्थापना हुई है? आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, यानी भारतीय पुरातात्विक विभाग की स्थापना हुई है। कब हुई है? 1861 में। ठीक है, आगे। गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग है ना, गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग है, ये लाई नहीं है, लॉर्ड है। ठीक है, गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग के समय अलेक्जेंडर कनिंघम को एएसआई का जनक माना गया। ठीक है, अलेक्जेंडर कनिंघम ने भारत में एएसआई यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का यहां पर नेतृत्व संभाला, उन्होंने स्थापना किया, इसीलिए इनको उसका जनक कहा जाता है। यह भी आपके इकोनॉमिक क्वेश्चन और ज्योग्राफी क्वेश्चन में आ सकता है। आगे बढ़ते हैं। 1921 में क्या हुआ? 1921 में सर जॉन मार्शल ने दयाराम साहनी को उत्खनन करने हेतु नियुक्त किया कि भाई आप जाइए, सर्वे कीजिए, उत्खनन कीजिए, देखो क्या मिल रहा है। 1922 में हड़प्पा में सर जॉन मार्शल ने राखल दास बनर्जी को मोहनजोदड़ो का उत्खनन करता नियुक्त किया। दयाराम साहनी को बोला कि भैया आप जाइए हड़प्पा को देखिए, और राखल दास बनर्जी को बोला कि आप जाइए कहाँ? मोहनजोदड़ो, इसमें देखिए, खोदिए कि क्या मिल रहा है। 1924 में सर जॉन मार्शल ने हड़प्पा सभ्यता की घोषणा कर दी कि भाई हमने ऐसी एक सभ्यता ढूंढ निकाली है जो हो सकता है कि आज से कई हजार वर्षों पहले यहाँ पर लोग रहते रहे हो। क्यों? क्योंकि खोदने के दौरान हमें ऐसी चीजें मिल रही हैं जो केवल और केवल मनुष्य ही बना सकता है। तो उन्होंने पूरा रिपोर्ट ढूंढ निकाला कि भाई हमने जो है सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकाला है। हड़प्पा सभ्यता इतिहासकार पिगट ने हड़प्पा सभ्यता इतिहास पिगट ने हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी कहा है। क्यों? क्योंकि ये दोनों शहर क्या जब उत्खनन स्टार्ट हुआ तो इससे बहुत ज्यादा अवशेष और उस समय की चीजें हमें मिलना शुरू हो गए। एक से एक बिल्डिंग मिलना शुरू हो गए, एक से एक अवशेष मिलना शुरू हो गए। इसीलिए जो पिगट थे, इतिहासकार पिगट थे, वह सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी किसको बताया? सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी को बताया। अब इसके बाद आगे क्या क्या हुआ, कैसे कैसे प्राप्त हुआ, क्या सिंधु घाटी सभ्यता में हुआ, हम सेकंड पार्ट में लेकर आएंगे। तो अभी तक इतना ही। जय हिंद, जय भारत। चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें।